नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और यह है खास मुलाकात डॉक्टर पवन गोयनका, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, साथ ही फार्म और ऑटो सेक्टर के जो बिजनेसेस हैं उसके प्रेसिडेंट हैं। पवन जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूंगा कि आप चूंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी हैंडल करते हैं और रूरल इकोनॉमी से भी आपका बहुत लेना देना है, तो इस वक्त इकोनॉमी पर जो एक बहस चल रही है कि हम कितनी तेजी से भाग रहे हैं या थोड़ी सी धीमी गति से भाग रहे हैं, तो आपका एक ओवरव्यू क्या है हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन पे? देखिए, अगर अभी हम जो ग्लोबल इकोनॉमी देखें तो कई तरह से उस पर एक तरह से प्रेशर आ रहा है। यूएसए में, यूरोप में, चाइना ऑफ कोर्स, जापान में, सब जगह इकोनॉमी स्लो है। और वर्ल्ड IMF ने भी अभी जो फोरकास्ट है वो कम कर दी है अगले साल के लिए, अबाउट 3.3-3.4%। लेकिन जहां तक मेरा सोचना है, ओवरऑल द मैक्रो लेवल इंडियन इकोनॉमी ठीक कर रही है। अगर हम देखें, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो काफी कंट्रोल में है और अगले साल के बजट में भी काफी अच्छा नंबर रहा, जो 3.5%। कई लोग सोच रहे थे शायद वो आगे बढ़ा दें, लेकिन नहीं बढ़ा। अगर हम CAD देखें जो वो भी ठीक है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहे हैं, हालांकि कुछ और कम हो जाए तो अच्छा रहे। तो अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी देखें तो मैक्रो इकोनॉमी में फैक्टर्स काफी अच्छे हैं। लेकिन आप ही के सेक्टर से शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि ये सेक्टर अच्छा कर रहा है, बहुत गुंजाइश है, लेकिन सडनली एक रीसेट बटन दबा दिया गया है। कुछ तो सुप्रीम कोर्ट से डीजल के इशू पे, इन्वायरमेंट के इशू पे, और दूसरी तरफ फिर ये भारत जो स्टेज 4 लगाना है, 6 लगाना है, तो आप सब लोगों को अपना पूरा बिजनेस प्लान एक बार रिविजिट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी में नए खर्चे करने पड़ेंगे। उसके लिए तैयारी कितनी है? देखिए, जो एक ऑटोमोटिव सेक्टर है उसके साथ अगर मैं कहूं एक फ्रेज की लव और हेट रिलेशनशिप चलती रहती है। एक तरफ से जो ऑटोमोटिव सेक्टर का जो योगदान है हमारी इकोनॉमी में वो काफी ज्यादा है। वो सभी को पता है कि अगर हम देखें एम्प्लॉयमेंट तो करीब 2-3 करोड़ लोग ऑटो इंडस्ट्री से एम्प्लॉयमेंट होता है। अगर हम देखें GDP कंट्रीब्यूशन 7%, अगर हम देखें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन 50%, अगर हम देखें ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है पिछले 10 सालों में करीब 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑटो सेगमेंट ने किया है, तो वो सब इकोनॉमिक जो इम्प्लीकेशन है ऑटो इंडस्ट्री के वो बहुत अच्छे हैं। और आई एम श्योर दैट फाइनेंस मिनिस्टर टेक्स दैट इनटू कंसिडरेशन व्हेन डिसाइडिंग कि आगे क्या किया जाए। लेकिन इसके साथ ही जो इस इंडस्ट्री के साथ कुछ गलत चीजें जुड़ जाती हैं वो हैं एमिशन, यानी कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट जो है, सेफ्टी इम्पैक्ट, जो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी एंड देयरफॉर इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल इम्पैक्ट। तो वो सब बातें हमें जरूर उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और अभी एक साथ कई चीजें हो गई हैं तो उसके कारण ऑफकोर्स इंडस्ट्री थोड़ा प्रेशर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हमें कुछ गाड़ियां नहीं बेचनी चाहिए, वित्त मंत्री के हिसाब से हमें कुछ टैक्स बढ़ाना चाहिए, अभी कुछ नए इमिशन नॉर्म्स भी आ रहे हैं, BS6 इमिशन नॉर्म। तो एक साथ कई चीजें हो गई हैं। लेकिन एक ऑटो इंडस्ट्री जो है उसमें जो ताकत भी काफी है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार हो चुका है। अभी जरूर हमें कुछ परेशानियां हैं अगर मैं कहूं ऐसा तो, लेकिन एक प्लान भी है, टेक्निकल प्लान हम कैसे करेंगे उसको, BS6 को कैसे लाएंगे हम 4 साल में। हालांकि शुरू में हमने सोचा था कि शायद ये बहुत कठिन जरूर है, हमने सोचा था कि शायद इम्पॉसिबल हो। अब ये नहीं कहेंगे कि हम इम्पॉसिबल हैं, कठिन है, काम करना पड़ेगा हमें। काम शुरू से हमने कर दिया है और हम करेंगे जरूर इस काम को। 4 साल में BS6 आना है काम। जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स अभी आ रहे हैं वही बहुत जरूरी हैं। हमारे देश में काफी मौतें होती हैं कार एक्सीडेंट में, और वो भी 2017-2019 में काफी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आ रहे हैं, वो भी हम काम करेंगे। जो बैन वगैरह हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि एक टेम्पररी चीज है, एक बार ये खत्म हो जाए उसके बाद शायद आगे ना बढ़े, एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाए, इस पर आगे ना बढ़े। क्योंकि जरूरी है कि अगर हम इतनी कोशिश कर रहे हैं BS6 नॉर्म्स को लागू करने की, सेफ्टी नॉर्म्स को लागू करने की, तो उसमें इस तरह से बीच में अड़चन आती हैं, वो एक तरह से डाइग्रेशन हो जाता है। मैं अगर ये कहूं, एक हार्ड स्टेटमेंट हो सकता है तो आप उसको कंट्राडिक्ट करें, कि जब हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो ये बहुत सारे कट पेस्ट वाले फॉर्मूला इतनी बड़ी रोबोट इंडस्ट्री के लिए मुश्किल पैदा करते हैं। कुछ सेक्टर्स में झगड़ा हो सकता है, रियल एस्टेट में झगड़ा हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेटस पर बहस हो सकती है, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में सडनली जो डिसरप्शन है वो छोटे मोटे हैं तब तो चलिए हम डिस्कार्ड कर देते हैं इसको, लेकिन क्या वो सिग्निफिकेंट है? देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में काम कर रहे हैं तो जो शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उससे अफेक्ट कुछ डिस्प्रोपोर्शनल ज्यादा हो जाता है। अभी क्या है कि जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया,
तो हम उसको किस तरह से शॉर्ट टर्म में उसका हम टेम्पटेशन होगा कि 2000 सीसी के नीचे की गाड़ी बनाएं क्या? तो उसका लॉन्ग टर्म जो हम काम कर रहे हैं उस पर एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरी उम्मीद यही है सरकार से और जुडिशरी सिस्टम से कि अगर हमने 4 साल का रोड मैप अभी लगाया है तो उसमें अब बीच में हम कुछ भी इधर उधर ना देखें, हमें काम करने दीजिए। हम 4 साल खूब मेहनत से काम करेंगे, हम आएंगे सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर, हम आएंगे BS6 नॉर्म्स को लेकर, हमारी गाड़ियां ज्यादा साफ रहेंगी, हमारी गाड़ी ज्यादा सेफ रहेंगी। लेकिन उसके लिए हमें काफी कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ पीपल पावर ऑल्सो। और उसके लिए हमें जितना भी हमारे पास जो भी कुछ है सब कुछ हमें उस बकेट में डालना चाहिए और अलग अलग बकेट्स नहीं होनी चाहिए। आप या तो ये कह सकते हैं कि देखिए जो टैक्सेस बढ़ गए, कई तरह की चीजें हो गई, एक्साइज को भी कुछ करने की बात होती है अगर मान लीजिए आगे के लिए भी, तो इससे फिर दाम बढ़ेंगे और आप तो पास ऑन कर देंगे। देखिए ये एक जो चीज है ये हमें काफी एक तरह से बॉदर कर रही है। बॉदर यानी कि कंसर्न है हमारा। कंसर्न इसलिए है कि 3-4 चीजें होने वाली हैं अगले 3-4 सालों में जिससे दाम काफी बढ़ेंगे। जब BS6 जो गाड़ी आएगी, अगर हम जो अभी हमारा खर्च लग रहा है यूरो 6 करने में, अगर हम उसको लें तो करीब 1.5 लाख रुपए तक गाड़ी कीमत बढ़ेगी खाली BS6 के कारण। जो हमारे जो सेफ्टी नॉर्म्स आ रहे हैं जिसमें कि हम एयर बैग्स लाएंगे, जिससे कि हम ABS लाएंगे, उससे जो हमारी कीमत 30,000-40,000 रुपए बढ़ेगी। उसके ऊपर अगर हम टैक्सेस बढ़ा दें 4%, तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी की कीमत 2-2.5 लाख तक बढ़ सकती है। एंड इवन फॉर ए स्मॉल कार दैट कैन बी वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल डिमांड फॉर द कार। तो ये चिंता है। लेकिन अगर अगेन मैं यही कहूंगा कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं काफी इनोवेटिव होते हैं। मेरी उम्मीद है कि जिसमें अगर अभी हमारा 90,000 रुपीज एक्सपेंस लग रहा है BS6 में, हो सकता है कि हमारे जो फ्रूगल इंजीनियरिंग हमारे इंजीनियर्स करते हैं उसके साथ वो 90,000 का 80, 70, 60,000 हो जाए, ये हमारी उम्मीद है। तो देखना पड़ेगा हम किस तरह से अपने इंडियन इनोवेशन से जो ओवरऑल प्रीमियम हमें देना पड़ेगा फॉर क्लीनर, सेफर, मोर फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल, हम किस तरह से उस प्रीमियम को कम कर सकें एंड गाड़ियों को हम अफोर्डेबल रख सकें। बिल्कुल। दूसरा सब्जेक्ट, क्योंकि हमको भी आपने जिक्र किया कि 2 से 3 करोड़ का जॉब देने वाला सेक्टर है ये, और हमने सुना कि मेक इन इंडिया एक वैसा प्लान है जो दरअसल फोकस यही है कि बहुत सारा जॉब क्रिएट करे। मेक इन इंडिया पर बहस चल रही है कि कितना तो ये एक छोटे छोटे कदम है या कितना ट्रांसफॉर्मेशनल काम हो रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि ट्रेड इन इंडिया हो रहा है, एक्चुअली मेक इन इंडिया नहीं हो रहा है। आप मेक इन इंडिया के एक्सेस वाले सेक्टर हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, मेक इन इंडिया के लिए कई चीजें हमें एक साथ करनी पड़ेंगी। मेक इन इंडिया इज नॉट अबाउट जस्ट FII इन्वेस्टमेंट। मेक इन इंडिया इज फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट क्रिएटिंग डिमांड। तो अगर हमारे देश में डिमांड नहीं होगी और हमारे जो गुड्स हैं उसकी डिमांड आउटसाइड इंडिया नहीं होगी तो मेक इन इंडिया नहीं हो सकता है, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू इन्वेस्ट फॉर सेक ऑफ इन्वेस्टिंग। द इन्वेस्टमेंट हैज टू बी फॉर हैविंग फुलफिलिंग डिमांड। तो हमें जो भी काम अभी हम कर रहे हैं डिमांड जनरेशन के लिए, वो ऑटोमेटिकली मेक इन इंडिया पे लागू होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है अबाउट मेक इन इंडिया वर्सेस व्हाट काइंड ऑफ बैरियर गेट्स पुट ऑन इम्पोर्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ इंसेंटिव इज गिवन फॉर एक्सपोर्ट। तो जो मेक इन इंडिया का जो ओवरऑल डायरेक्शन होगा, दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोकल डिमांड, रिड्यूसिंग इम्पोर्ट, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट। ये तीनों साथ होना बहुत जरूरी है। अभी क्या हो रहा है कि अगर हम जो डिफरेंट पॉलिसीज आ रही हैं कमिंग फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट आर नॉट अलाइनिंग टुगेदर टुवर्ड्स प्रमोटिंग मेक इन इंडिया। अगर हम देखें हमारे सेक्टर में जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक तरफ से, उसमें इन्वेस्टमेंट के चाहिए कि हमारी इंपोर्ट कम हो, हमें चाहिए कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो। लेकिन अभी कई ट्रेड पॉलिसीज जो आ रही हैं फ्रॉम कॉमर्स डिपार्टमेंट, उससे एक्सपोर्ट कम हो रहा है। जो अभी FTAs की बात हो रही है उससे हो सकता है इंपोर्ट बढ़ जाए। तो अगर हम चाहें कि मेक इन इंडिया हो, सिग्निफिकेंट पॉइंट आप बता रहे हैं कि अलाइन नहीं हो रहा है कि एक्चुअल मेक इन इंडिया का मतलब है कि हम ज्यादा बाहर बेचें और बाहर से कम इंपोर्ट करना पड़े। ये अलाइनमेंट नहीं है। ये अलाइनमेंट अभी शायद कम हो रहा है, मैं ये कहूंगा कम हो रहा है। एंड ऑल द पॉलिसीज, क्योंकि हम कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल। अगर हम चाहते हैं कि मेक इन इंडिया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है तो हमें उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, और उसको प्रायोरिटी देने से कुछ चीजें शायद हमें कम करनी चाहिए। बजट का सारा फोकस यही था
कि डिमांड किस तरीके से पिकअप करे रूरल सेक्टर में। रूरल सेक्टर की एक्चुअल हालत क्या है, क्योंकि आपका भी सारा बिजनेस काफी हिस्सा उस पर डिपेंड करता है, तो क्या हालत है वहां? हालत रूरल सेक्टर की जितनी खराब मानी जा रही है उतनी ही खराब है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि 2 साल मानसून में फेलियर हुआ और पिछले साल शायद एमएसपी भी कम आगे बढ़ा, इनपुट कॉस्ट काफी बढ़ रहे हैं रूरल सेक्टर में, और अनसीजनेबल रेन हुई थी पिछले साल, अभी भी हो रही है इस साल भी अनफॉर्चुनेटली। तो व्हेन यू पुट ऑल ऑफ दिस टुगेदर, तो रूरल सेगमेंट इज रियली अंडर ड्यूरेस। और हालांकि इस बार बजट में काफी कुछ किया गया रूरल सेक्टर के लिए, बट फाइनली इट विल डिपेंड ऑन मानसून। I don't think that we have needed a good monsoon as badly this year as ever before. Okay. अगर मानसून सही होगा तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरा सोचना है। ये एक तो ऐसा फैक्टर है जिस पर अपना कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो सरकार ने कदम उठाए हैं उनको ये भरोसा है कि इस पब्लिक खर्चे से चक्र चल पड़ेगा और डिमांड पिकअप हो जाएगा और फिर सामान बिकने लगेगा, फिर लोग अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। ये एजम्पशन सही है क्या, या फिर उसके आगे बोले नहीं अब आप ब्याज कम कर देंगे तो उसके बाद होगा? सही है, सब्जेक्ट टू मानसून। मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर केवल अच्छा मानसून होता और ये सब नहीं होता तो शायद अनअप न होता। और अगर ये सब हो रहा है, अच्छा मानसून नहीं होगा तो भी अनअप नहीं होगा। हमें दोनों चाहिए था। सरकार ने जो कर सकती थी किया है बजट में, और आगे अब हमें ऊपर देखना पड़ेगा। हालांकि जो भी अभी तक जो भी नरेंद्र और इंद्र दोनों की पार्टनरशिप, नरेंद्र और इंद्र दोनों की बातें हमें करनी पड़ेगी। लेकिन ये भी कहूंगा कि पिछले 100 सालों में 3 कंसेक्यूटिव मानसून फेलियर कभी नहीं हुआ है। करेक्ट। तो इफ यू गो बाय स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी वी शुड हैव अ गुड मानसून। एब्सोल्युटली। एंड अगर अच्छा मानसून नहीं हुआ तो रूरल इकोनॉमी विल बी इन डीप ट्रबल। बिल्कुल। आपका ट्रैक्टर चूंकि अर्ली सिग्नल देता है इकोनॉमी की रिकवरी का, उसका एक एग्जांपल ले लें। पिछली जो बिक्री के आंकड़े रहे, अब उसमें कैसा पिकअप है, आगे क्या प्रोजेक्शन आप देखते हैं, उससे समझ में आएगा कि कैसी हालत है। ट्रैक्टर की डिमांड पिकअप होगी ओनली इन मई और जून, नॉट इवन मई। वही बारिश देखकर एकदम उसमें कोई सोचना, क्योंकि राइट नाउ द अफोर्डेबिलिटी इज नॉट देयर एंड the pent-up demand is there because we have had 2 years of slowdown. So pent-up demand is there. If we have good monsoon, अगर फार्मर्स को लगता है कि इस बार अच्छी फसल होगी तो अच्छी ट्रैक्टर की बिकत होगी। लेकिन एक चीज कहूंगा आपसे, जो रबी क्रॉप है, जो पहले सोचा जा रहा था कि शायद क्रॉप में कमी हो, ऐसा अभी लग रहा है कि रबी क्रॉप विल बी बेटर देन लास्ट ईयर। दैट विल बी स्मॉल पॉजिटिव सेंटिमेंट दैट एडेड विथ गुड फोरकास्ट ऑफ मानसून कम में विल आई थिंक डू दैट राइट। और इंटरेस्ट रेट कितनी बड़ी चीज है आपके लिए? देखिए, इंटरेस्ट रेट जहां तक रिटेल सेल्स का है सवाल, हालांकि हम काफी बातें करते हैं 25 बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट की, लेकिन रिटेल सेल्स पे शायद 25-50 का फर्क नहीं पड़ता। रिटेल सेल्स के लिए 100 बेसिस पॉइंट इज नीडेड। तो जो अभी रिडक्शन हुआ है पिछले साल में, काफी ज्यादा रिडक्शन हुआ है ऑन द पॉलिसी रेट, अगर वो पूरा पास ऑन हो जाए कंज्यूमर के पास तो आई थिंक दैट विल मेक ए डिफरेंस, बट नॉट 25-50 बेसिस पॉइंट। राइट। क्योंकि आप एक तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस में भी हैं, और हम लोगों के लिए केस स्टडी थी कि सैंगयोंग का बिजनेस कैसा चलेगा, एक बीमार कंपनी को हाथ में लेना। अब सुनते हैं कि आप चाइना में बनाना चाहते हैं, यूएस में बनाने का प्लान था। तो मैं समझना चाहता हूं कि एज अ ग्लोबल ओवरव्यू कैसे देखा जा रहा है चीजों को महिंद्रा एंड महिंद्रा के? रसिया सैंगयोंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी स्लो डाउन उसमें हुआ है, अभी हम कोशिश करेंगे रिवाइव किया जाए। चाइना सैंगयोंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें हम देख रहे हैं कि शायद हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़े। यूएसए हमारा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट उसमें काफी है, उसमें हम देख रहे हैं कि इंडियन ओनर कोरियन मैन्युफैक्चरर मेक इन चाइना। Why not? वेरी इंटरेस्टिंग। उस तरह से चाइना आपके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब चाइना में काफी अच्छा मार्केट है, और वहाँ कोरिया की जो ब्रांड है चाइना में अच्छी मानी जाती है। देखो, कोरियन ब्रांड हैज एन एडवांटेज। जहां तक हमारा इंडियन प्रोडक्ट के सवाल है महिंद्रा से, उसमें हमारी अफ्रीका में काफी फोकस है, हमारी नेबरिंग कंट्री में काफी फोकस है, और अगर हम आगे जाकर साउथ ईस्ट एशिया में देखें तो वहां हमारी फोकस रहेगी। तो हम एक तरफ सैंगयोंग को और महिंद्रा को जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर हम अलग अलग फोकस कर रहे हैं। सैंगयोंग डिपेंडिंग ऑन सैंगयोंग प्रोडक्ट्स कोरियन ब्रांड, महिंद्रा डिपेंडिंग ऑन महिंद्रा प्रोडक्ट इंडियन ब्रांड। AUV 100 बनाया तो क्या अब डीजल और पेट्रोल के दाम का जो फर्क है उसको देखते हुए ये एक रहेगा, या पेट्रोल में और ज्यादा अब आप करने वाले हैं?
देखिए, हमने जब प्लानिंग की थी उस समय तो हमें पता नहीं था कि आगे जाके क्या होने वाला है। तो एक तरह से हमारी टाइमिंग सही रही कि जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन द डीजल कंट्रोवर्सी वाज गोइंग ऑन हमारी पेट्रोल KUV 100 लॉन्च हुई। जहां तक मेरा सोचना है, डीजल के जो प्राइसेज अभी बढ़ रहे हैं कंपेयर टू पेट्रोल, जो गैप है वो कम हो रहा है, इसलिए छोटी गाड़ियों में, स्पेशली छोटी गाड़ियों में ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल की तरफ ही बिक्री बढ़ेगी। अभी KUV 100 में हमारी करीब 55% डीजल है और 43% पेट्रोल है, लेकिन हो सकता है कि आगे जाकर 50-50 हो जाए और रिवर्स भी हो जाए। बट लॉन्ग टर्म इन इंडिया, बिकॉज ऑफ प्राइस डिफरेंस कमिंग डाउन एंड ऑल्सो जब BS6 आएगा तो शायद डीजल गाड़ियां ज्यादा महंगी हो जाएंगी। मुझे लगता है कि छोटी गाड़ियों में ज्यादा पेट्रोल की ही बिक्री होगी। बिल्कुल, बहुत बात हुई है हाइब्रिड गाड़ियों की, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, क्लीन एनर्जी की। ये क्या अब एक सिग्निफिकेंट मेन स्ट्रीम प्ले इंडिया में बन गया है, पॉलिसी मेकर्स ने बना दिया है, या अभी थोड़ा सा सिंबलिज्म है? अभी बात ज्यादा हो रही है, इंटरेस्ट काफी है, लेकिन ऑन ग्राउंड चेंज अभी उतना नहीं हुआ है। अगर हम पहले इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करें तो अभी केवल महिंद्रा ही इलेक्ट्रिक गाड़ी इंडिया में बेच रही है, और हमारी काफी कोशिश के बाद भी अभी हमारी पर मंथ वॉल्यूम 100 से ज्यादा नहीं हो रहा है। अगर आप 100 गाड़ी पर मंथ बेचें, जहां की पूरे देश में 2 लाख गाड़ियां पर मंथ बिकती हैं, तो उसका कोई मतलब क्या कहते हैं, समुद्र में बूंद भी नहीं हुई। तो टू रीच अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट we must sell 2 or 3% at least in electric and hybrid vehicles. ये बहुत शॉकर है ये कि रेवा की 100 गाड़ियां आप बेच पा रहे हैं, मतलब बहुत ही अजीब बात है, और पर्यावरण पर हम लोग इतने आंसू बहाते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, मैं ये नहीं कहूंगा कोशिश नहीं हो रही है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि कंपेयर टू अदर कंट्रीज जहां पे इंसेंटिव काफी ज्यादा दिया जाता है फॉर हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंडिया में थोड़ा कम है अभी। बट जहां तक मैं देख रहा हूं इंटरेस्ट फ्रॉम heavy industry ministry, from finance ministry, from road transport ministry, even power ministry, काफी इंटरेस्ट है कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट करें, लेकिन अभी एनफ ऑन ग्राउंड चेंज नहीं आ रहा है। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी काफी कोशिश रहेगी कि हम कुछ अच्छी संख्या में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचें। जी, ये सारा कुछ जो इस वक्त हो रहा है उसमें वापस अगर इसको जॉब से लिंक करने की एक बार मैं कोशिश करूं तो मैं ये समझना चाहता हूं, जैसे भी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कहा, ये आपने बताया कि राज्यों में बहुत काम हो रहा है, तो आपके नजरिए से क्या दिखता है कि जॉब क्रिएशन के लिए ये सब अपॉर्चुनिटी फिर सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगी या फिर वही मामूली कदम है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो जब डिमांड बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, तो जॉब बढ़ेंगे ही, लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हो रही है। सो द जॉब इंक्रीज की मात्रा जो आउटपुट इंक्रीज के बराबर नहीं होगी, एंड देयरफॉर आई कैन नॉट गिव यू रेशियो बट 2 to 1, 1.5 to 1, लेकिन जॉब इंक्रीज जरूर होगा। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं सोचना जॉब इंक्रीज के बारे में, हम अभी भी ओल्ड इकोनॉमी जॉब्स की तरफ देखते हैं। एग्जैक्टली ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि जो कल के जो जॉब हों वो आज के जॉब से काफी डिफरेंट हों। हमें क्यों सोचना चाहिए कि हमारी फैक्ट्री में ही जॉब हो केवल? क्यों नहीं हमारे जॉब्स जो हैं, हम कहते हैं 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात होती है, उसमें काफी डिफरेंट तरह के जॉब आएंगे। तो इंडिया के लिए जॉब्स बहुत जरूरी हैं। राइट नाउ हमारे एग्रीकल्चर में अभी भी 45-50% लोग काम करते हैं, फ्यूचर में वैसा नहीं होगा। Those people will look for industrial jobs, and therefore it's very important कि हम जो एक न्यू इकोनॉमी के जॉब क्रिएट करें, and not focused only on factory jobs. Factory jobs will not increase very much. They will increase, but not too much. We will have to look for new economy jobs. बिल्कुल, मेरे पास वक्त कम है, वरना आपसे और बातें होती, लेकिन एक सवाल आपसे पूछना है। आपने कहीं अभी कुछ दिन पहले कहा कि रतन टाटा अमिताभ बच्चन है इंडियन बिजनेस के, तो आनंद महिंद्रा क्या है? आनंद महिंद्रा शाहरुख खान। ये मैंने गेस भी किया था कि अगर आपसे कंपैरिजन पूछा जाएगा तो शायद आप शाहरुख खान का नाम लेंगे। अब पता नहीं वो कैसा सोचेंगे शाहरुख खान से कंपेयर करने में, आई डोंट नो, लेकिन CNBC आवाज पे मैंने एक शो किया था कुछ साल पहले, जिसमें मैंने कहा था कि आनंद महिंद्रा नेक्स्ट रतन टाटा है। तो ये स्टेटमेंट आपको सही लगता है कि गलत है? देखिए, ये दोनों जो हैं पर्सनैलिटीज काफी डिफरेंट हैं, और हमें शायद कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। रतन टाटा जो हैं वो आनंद महिंद्रा नहीं है, आनंद महिंद्रा जो है वो रतन टाटा नहीं है। रतन टाटा ने काफी कुछ हमारे जो उद्योग जगत के लिए किया है, उसमें कोई संदेह नहीं है,
और उन्होंने काफी इनोवेटिव काम किए हैं, उन्होंने काफी अग्रेसिव काम किए हैं। आनंद महिंद्रा ने भी वैसा ही किया है, वेरी इनोवेटिव, वेरी अग्रेसिव, बट I think their thrust and focus is different if you really go down to it. Therefore, I won't compare. I will say both are very important for the industrial world and industrial development in India. चलिए बढ़िया, बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट आंसर। पवन जी, इस बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। Thank you. Very nice to talk to you.